हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे भाई अनवर आलम जी। आप बिहार के रहने वाले हैं और ये अनवर आलम जी का ग्रीस का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है, राइट। तो अनवर आलम जी, पहले तो ये बताएं कि आप एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? बिहार से हूँ, किशनगंज जिला, बिहार से। ओके। और इससे पहले आप किन किन देशों में गए हैं काम करने के लिए? सऊदी में गए सर खाली। सऊदी में कितने साल काम किया आपने? 3.5 साल। क्या काम था वहाँ पर? पेट्रोल पंप में सर। पेट्रोल पंप पर काम किया। हमारे बारे में आपको कैसे पता पड़ा? यूट्यूब से सर। यूट्यूब से। तो जब आपको पता पड़ा तो पहले आप मिलने के लिए आए, कैसे? नहीं सर, मैं पहले यूट्यूब 2-3 महीना सर्च किया, मुझे भरोसा आया तो फिर अप्लाई किया मैं एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा। तो एग्रीकल्चर में पेपर नहीं आया। अच्छा, हाँ, एग्रीकल्चर तो आपने अप्लाई किया, लेकिन उस टाइम पर हम आपको वर्क परमिट नहीं दे पाए। नहीं दे पाए। फिर मैं बाद में मैं सोचा पैसा रिटर्न मांगे तो हमको मैडम बोले कि ठीक है ले लो, आपको पैसा मिल जाएगा। तो फिर कुछ दिन, 1 हफ्ता हम रुके, फिर आपका वैकेंसी आया, फिर सब वीडियो देखता था सर मैं आपका। अच्छा। तो फिर दूसरा वीडियो आया एयरपोर्ट के लिए, तो मैं मैडम को पूछा कि मैडम मैं इसमें अप्लाई करने चाहते हैं, होगा? हाँ हो जाएगा। तो मैं फिर उसमें अप्लाई किया, पैसा और रिटर्न नहीं लिए। अच्छा, मतलब आपका जब पहली बार काम नहीं हुआ था तो आपने पैसा वापस लेने की बजाय आपने 1 हफ्ते का गैप दिया जी, और जब दूसरी वैकेंसी आई तो आपने उसके लिए फिर अप्लाई कर दिया सर। लेकिन पैसे लौटाने के लिए हमारी टीम ने आपको नॉर्मल बोला होगा कि पैसा वापस लेना है, कहीं और अप्लाई करना है, राइट? जी, है ना। लेकिन हमको बोला अगर वापस लेना तो वापस मिल जाएगा आपको। तो मैं बोला मैडम ठीक है रुको, अगर कोई वैकेंसी आएगा तो हम अप्लाई करेंगे। तो फिर जब आपने ये एयरपोर्ट वाली जॉब के लिए अप्लाई किया ग्रीस में दोबारा से, तो जैसे ही हमने आपको बोला कि हाँ सर हमने आपके पेपर अप्लाई कर दिए हैं, तो उसके बाद लगभग कितने दिनों में आपका वर्क परमिट आ गया था? 3 से 3.5 महीने के अंदर आ गया सर। 3.5 महीने में आ गया था जी। और उसके बाद में फिर वीजा स्टैंपिंग में कितने महीने लगे थे? वीजा स्टैम्प में थोड़ा, एम्बेसी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। हाँ, एम्बेसी से कॉल आया था जो आपसे मिस हो गया था। जी, मेरे से मिस हो गया। फिर हमने एम्बेसी से बात करके फिर आपका दोबारा से कराया हमने। जी जी। तो फिर उसमें हमें बुलाया हम इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू मेरा पास हो गया सर। राइट। तो देखिए, आप सर का प्रोफाइल देख लीजिए, नॉर्मल सा प्रोफाइल है। सर ने से पहले सऊदी में काम किया हुआ है, क्योंकि इनके एम्प्लॉयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनका पेपर वर्क हमने किया, और इनका जो फीडबैक है आप ये भी समझ सकते हैं कि इनको हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट था। देखिए, इन्होंने जब पहली बार अप्लाई किया तो काम कुछ और था जी, वहाँ पर डिले हुआ, तो हमारे स्टाफ ने इनको बोला कि भाई आपका काम तो अभी नहीं हो पा रहा है, काम करिए, आपको पैसा वापस लेना है तो ले लीजिए, हाँ अगर कहीं और स्विच करना है तो कर लीजिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैम, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, क्योंकि इनको पता था कि हमारे पास वैकेंसीज आती ही रहती हैं। तो इन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया कि स्विच नहीं करेंगे, और उसका इनको बेनिफिट भी मिला। बेनिफिट ये मिला कि जो इनके बाद के कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था, राइट। इनका एक्सपेंडिचर वही पुराना वाला रहा, क्योंकि ये हमारे पास कुछ पहले महीने से आ रखे थे, राइट। दूसरी जगह अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट आ जाता है, वर्क परमिट उम्मीद से पहले आ गया। आमतौर पर आप हमारी टीम को जब कॉल करेंगे वो आपको 5 से 6 महीना बोलेंगे वर्क परमिट के लिए, 4 से 6 महीना तो बोलेंगे। लेकिन इनका वर्क परमिट जैसा सर बता रहे हैं कि 2.5-3 महीने में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और फिर ग्रीस का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है और देशों से, है ना जी। तो जब वर्क परमिट आ गया था उसके बाद फिर थोड़ा बताइए क्या क्या हुआ था। तो देखिए, ये वीडियो जो है हम लोग अगस्त 2025 में शूट कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा अगर आप ग्रीस में हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी भी और बहुत सारी वैकेंसीज है हमारे पास। जी जी। वर्क परमिट आने के बाद फिर अगला कदम क्या था? अगला हम BFS में गए सर। आप VFS गए थे? वहाँ पे थोड़ा पूछे, फिर फिंगर लिया मेरा। हाँ, बायोमेट्रिक्स हो गया जी। हाँ। उसके बाद फिर पेपर, पासपोर्ट सर के पास था, फिर पासपोर्ट आपको लौटा दिया था उन्होंने? लौटा दिया, हम गए मेडिकल में। हाँ, तो ध्यान रहे, शेंगन में ग्रीस एकमात्र फिलहाल ऐसा देश है जहां पर आप VFS जब जाते हैं तो VFS में आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो लोग, उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक्स हो जाता है जैसे सर ने बोला, उसके बाद पासपोर्ट लौटा देते हैं, और वहीं से जो है एक मेडिकल सेंटर का स्लिप देते हैं। जी जी। सिर्फ ग्रीस एक ऐसा देश है जिसका मेडिकल का प्रोसेस काफी यूनिक है अपने आप में, राइट। फिर आप वहां से मेडिकल के लिए गए? जी, मेडिकल हुआ वहाँ पर। मेडिकल, अच्छा, मेडिकल की फी कितनी लगी थी आपकी? 12,200 सर। सबसे महंगा मेडिकल है ग्रीस का, और सिर्फ ग्रीस का ही मेडिकल हो रहा है एज पर यूरोपियन गाइडलाइन, ओके। बाकी के कंट्रीज में नॉर्मल मेडिकल आप करा सकते हैं, सिर्फ ग्रीस का मेडिकल आप सुन लीजिए। और जो मेडिकल सेंटर है वो ग्रीस गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, उसका स्लिप VFS से ही मिलता है जी। और वहां से मेडिकल कराने के बाद में उसका रिपोर्ट भी डायरेक्टली ग्रीस गवर्नमेंट को जाता है, हमें नहीं मिलता, इनको नहीं मिलता, राइट। जब ये मेडिकली फिट हो गए उसके बाद कब फिर प्रोसेस बताइए? फिर उसके बाद हमको बोला तुम जाओ, अभी एम्बेसी से तुम्हारा कॉल आएगा, राइट। उसके बाद एम्बेसी में हम लोग आपकी डिटेल देते हैं, ये ग्रीस की बात हो रही है, राइट। तो एम्बेसी में हमने इनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दिया था, और ऑफ कोर्स हम भी ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कैंडिडेट, अब हर एक आम व्यक्ति की तो आदत नहीं होती है कि वो ईमेल को हर दिन चेक करेगा, राइट। तो जब सारे कैंडिडेट्स को कॉल गया था तो हमें पता पड़ गया था कि हमारे कैंडिडेट्स को कॉल गया है,
तो आपसे कॉल मिस हो गया था, जी मिस हो गया था सर। है ना। तो एम्बेसी ने जब इनको कॉल किया तो सर से कॉल मिस हो गया था। वैसे आमतौर पर ये काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आपको एम्बेसी से, और क्योंकि वो एक बार कॉल नहीं करते, वो आपको 2 से 3 बार कॉल करते हैं। 2-3 बार, 3-4 बार कॉल किया था। 3-4 बार कॉल किया था, तो मिस कैसे हो गया था मिस आपसे? इसलिए हुआ सर कि हम फ्लाइट से इधर दिल्ली आ रहे थे, तो एयरपोर्ट में मेरा मतलब टावर नहीं पकड़ रहे थे, वहीं पे मिस हो गया था मेरा। राइट। तो एक तो मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पर कि कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, अरे अचानक से कॉल आएगा। अचानक से नहीं, हम आपको इंटीमेट कर देते हैं कि अब आपको कॉल आएगा आज से कल में, तो आप प्लीज तैयारी करके रखें। और एक बार नहीं, वो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई अब आपका सारा कुछ हो चुका है, अब आप आ जाइए और अपना पासपोर्ट आकर सबमिट कर दीजिए स्टिकर लगाने के लिए, राइट। तो सर का कॉल मिस हो गया था जैसे सर ने बताया। फिर क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर अच्छे हैं, मैंने आपको फिर से बात बोला कि आमतौर पर कई बेचारे कैंडिडेट्स का जो प्रोसेस है यहीं पे फिनिश हो जाता है, कॉल नहीं उठाया, बात नहीं हुआ, ऑल फिनिश्ड, राइट। बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से क्या हुआ कि हमने बैक चैनल से बात किया, बैक चैनल से बात करके हमने एम्बेसी को समझाया कि कैंडिडेट जाना चाहते हैं बाहर, किसी वजह से वो आउट ऑफ रेंज थे इसलिए बात नहीं हो पाई, और फिर हमने इनका अपॉइंटमेंट खुद से ही बुक करा दिया, राइट। फिर आप एम्बेसी गए, और एम्बेसी में आपसे क्या क्या पूछा गया था? नॉर्मल मेरे को कुछ नहीं पूछा सर, मेरे को पूछा कि तुम सऊदी में कितने साल है? मैं 3 साल। हाँ। मैं उधर 3 ही साल बताया। उसके बाद बस मेरा नाम पूछा, उसके बाद एम्प्लॉयर के नाम पूछा, और मेरे को कुछ नहीं पूछा। राइट। तो ये बात आप प्लीज नोट करें, क्योंकि जब बात होती है रोमानिया की, जब बात होती है हंगरी की, जब बात होती है बुल्गारिया की, इन 3 देशों के नाम मैंने क्यों लिए, क्योंकि इन 3 देशों में आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। अब जब कैंडिडेट एम्बेसी जाता है तो कैंडिडेट ना घबरा जाते हैं, कई बार सोचते हैं कि अरे भैया पता नहीं क्या क्या पूछ देंगे। क्या पूछते हैं वो? आपका नाम, आपने जो एक्सपीरियंस दिखाया था, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इतना पूछेंगे, और जहाँ जा रहे हो उस कंपनी का नाम, किस पोस्ट पे जा रहे हो, सैलरी कितनी है, बस इतना ही बात। कोई आपका आईएएस का इंटरव्यू नहीं होता, और कोई इंटरव्यू के बेसिस पर आपको फेल नहीं करते। सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि अच्छा आपको पता है ना आप किस कंपनी में जा रहे हो, आपको अपना काम पता है ना, बस इतना ही वो चाहते हैं। जो आपको एम्बेसी में मिले थे वो भारतीय थे या ग्रीस के ही थे? ग्रीस का ही था, एक भारतीय मैडम था। एक मैडम इंडियन ट्रांसलेटर भी बैठती है ना बगल में, राइट, जो आपको बता रही थी कि वो क्या पूछ रहे हैं। प्लीज इस बात को आप नोट करें। वहां पे जिस देश की एम्बेसी होती है उनको ये पता है कि अगर कोई ब्लू कॉलर कर्मचारी जा रहा है, सर जा रहे हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि सर कोई मैनेजरियल पोजीशन पर तो नहीं जा रहे हैं, राइट। तो वो एक इंडियन ट्रांसलेटर भी वहां बैठा के रखते हैं। एक भारतीय महिला थी सर के केस में, जो कि अधिकारी जो बोल रहा था, ग्रीस के अधिकारी जो बोल रहे थे, उसको ट्रांसलेट करके सर को बता रहे थे, सर जवाब दे रहे थे, उनको बता रही थी, बस बात खत्म। क्योंकि उन्होंने इनके मुंह से पूछना था कि हाँ भाई आपने कहाँ काम किया है। तो बस ये एक नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, प्रक्रिया है। हमने ऑलरेडी आपके सारे पेपर सबमिट करे होते हैं, और उसके बाद में आपका पासपोर्ट वहाँ सबमिट हो गया, और फिर कुछ दिनों के बाद हमने आपको बता दिया कि आपका वीजा जो है स्टैंप हो गया है। 3 दिन के बाद वीजा मेरे को मिल गया, 3 दिन के बाद इनको वीजा मिल गया, राइट। तो सर्बिया जैसा ही कुछ कुछ प्रोसेस है, राइट, आप समझ लें। सर्बिया से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि शेंगन कंट्री है, लेकिन मतलब सर्बिया से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपका सर्बिया से कंफर्मेशन आ जाता है कि भैया अब आपका पॉजिटिव है, कि आप आके पासपोर्ट सबमिट कर दो, पासपोर्ट सबमिट किया, आपको वीजा स्टिकर लग के मिल जाता है। तो ग्रीस के केस में जब आप एम्बेसी जाते हो ना, तो बस लास्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेलिटी होता है, जिसमें बस वो आपसे एक बार पूछते हैं कि बस आपको अपना काम पता है, कंपनी का नाम पता है, सैलरी पता है ना, ठीक है ना। आपने बोला हाँ सर मैं इसी काम में जा रहा हूँ, यही पगार है मेरी। वो इसलिए कि कल को ऐसा ना हो कि आपको मिसगाइड कर दिया हो किसी ने, कि आपको पगार ना पता हो, आपको अपनी कंपनी के मालिक का नाम ना पता हो। तो हमारे केस में बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल कंपनी, हम लोग विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड एजेंसी हैं, पिछले 16 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको पता है ये चीज़ें, तो आप हम पर पूरा डिपेंड करके चल सकते हैं। यू कैन काउंट अपॉन अस, राइट। सो एनीवेज, इतना बेहतरीन फीडबैक देने के लिए सर ने पूरा आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या स्टेप होते हैं ग्रीस के प्रोसेस में, राइट। एक एक चीज़ आपको बताई। और सर बिहार से आते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमें फॉलो करते हैं। और आप लोग यकीन माने, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस को थोड़ा बजट फ्रेंडली बनाया जाए, राइट। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके आसपास कहीं ऑफिस खोले जाएं, जैसे लखनऊ, कोलकाता, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इंटरनेशनल माइग्रेशन अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े स्लो चल रहे हैं, तो इस वजह से हमें फाइनेंशियली बहुत प्लानिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है एक ऑफिस के साथ कितने सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। सो एनीवेज, अब सबकी तरफ से मैं अनवर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। और अनवर जी, अगर कोई बिहार से कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसको लिए आप क्या एडवाइस देंगे? सर क्या है ना, हमारे इलाका में गरीबी इलाका ज़्यादा है जी। तो हमको खुद बोल रहे थे साहब कि इतना पैसा तुम फंसा रहे हो, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। मैं बोला उसको, सब दोस्त यार को बोला कि देखो मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, बढ़िया है, पैसा डूबेगा नहीं, हमको भरोसा है पूरा। बिल्कुल। तो फिर वो क्या, हम लोग को 10-12 दोस्त हमको बोल के रखा, ठीक है तुम जाओ, उसके बाद तुम्हारा काम बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग भी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल जी सर। यानी कि अभी हमारे पास अभी 10-12 क्वेरीज और आने वाली हैं आपके फीडबैक से। ठीक है। हमारे इलाका में डरता बहुत है सर,
हाँ। और थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, जी जी तो इसके लिए थोड़ा गरीबी है तो डरता है, जी तो इतना पैसा कहीं डूब जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो आएगा, बहुत आदमी आएगा सर, 10-12 नहीं, 15-20-25 आदमी आएगा जी। तो भाइयों, आप जो लोग भी इस ब्लॉग को बिहार से देख रहे हैं, झारखंड से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, आप सबके लिए, वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए मेरा मैसेज है, आप यकीन माने, आप जो हमें एडवांस देते हैं उसका पूरा रसीद देते हैं हम जी, आपको, जी। पक्का रसीद देते हैं। अगर किसी वजह से आपका वर्क परमिट नहीं आ पाया, हमारी गलती से, हम पूरा पैसा आपका लौटाते हैं, हम 1 रुपए नहीं काटते। हम पैसा काटने के बाद तब करेंगे जब हम आपका काम कर रहे हैं और आप पीछे हट गए, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैडम तो मेरे को सर 2-3 बार हम पैसा भरे तो स्लिप भी नहीं भरा, लेकिन पूरा हिसाब हमको बताया। हाँ, 1-1 रुपए का हिसाब बिल्कुल वैसा ही था ना। जी जी है ना। कई बार देखिए सर क्या बोल रहे हैं, कई बार हमने स्लिप भी नहीं मांगा, लेकिन उनके पास, देखिए हम लोग प्रोफेशनल कंपनी है दोस्त। आप, मैं आपको बताऊं कि कुछ टाइम पहले कैंडिडेट आए थे हमारे पास, राजस्थान के थे, उन्होंने कभी अप्लाई किया होगा, फिर उनका फोन डैमेज हो गया, उनके पास स्लिप भी नहीं था, और जिस एम्प्लॉय के साथ उनकी बात हो रही थी वो एम्प्लॉय भी हमारी जा चुकी थी। बट हमने सिर्फ उनसे ये पूछा कि कोई बात नहीं सर, आप अपना बस हफ्ता बता दीजिए कि कौन से साल के, कौन से महीने के, कौन से हफ्ते में आपने दिया था। हमने अपने रिकॉर्ड्स चेक कराए, 45 मिनट्स के अंदर हमने उनका रिम्बर्स किया, क्योंकि वो बेचारे किसी को साथ लेकर आए थे ये सोच के, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे, तो किसी पढ़े लिखे को लेकर आए थे कि पैसे निकलवा देना। तो हमने उनको बताया कि नहीं, ये कॉन्ट्रामेंटस है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होता। दोस्तों, आज इंटरव्यू चल रहा है मेरे बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा आपको नॉइज आ रहा होगा, बट एनीवेज आपने यहाँ तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से मैं आप सबकी तरफ से अनवर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। शुक्रिया सर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।